तो अभी हम लेज़र में देखेंगे जो कोटा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आया था ऑन लेज़र, एस्टेब्लिश द रिलेशन फॉर स्टेडी स्टेट इन्वर्जन 3 and 4 लेवल सिस्टम्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट इनहिबिट और डिस्ट्रॉय द इन्वर्जन। हमें वो प्रोसेस बताना है जो इन्वर्जन को टेक प्लेस भी करता है या उसे डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ इन्वर्जन नहीं होता। कंपेयर द पंपिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द 3-4 लेवल लेजर्स, और पंपिंग के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर होता है 3 और 4 लेवल लेज़र में। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 और 4 लेवल लेज़र दोनों बताना है, पर ये वाली वीडियो में हम सिर्फ 3 लेवल लेज़र स्कीम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में 4 लेवल लेज़र विल बी डिस्कस्ड। सो 3 लेवल लेज़र स्कीम पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 2 लेवल लेज़र क्या काम कर रहा था और कैसे वर्कआउट कर रहा था। तो पहले हम उससे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन थ्रू एक्सटर्नल मीन्स इज़ नोन एज पंपिंग और एक्साइटेशन। मीन्स मतलब उस प्रोसेस से जहाँ पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सटर्नल मीन्स से, तो उसी प्रोसेस को हम पंपिंग या एक्साइटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आना चाहिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो हम नॉर्मल अगर बात करें सिर्फ पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे हमें मालूम है कि कोई ग्राउंड स्टेट होती है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स कम होते हैं। जनरली अगर हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं एक्साइटेड स्टेट देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलता है कि ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा एटम्स होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का मीन होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोटोन दिया या कुछ हमने प्रोसेस किया, कोई एनर्जी अगर हमने दिया है बाहर से, तो क्या होगा, बाहर से अगर हमने कोई एनर्जी दिया है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के केस में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में थे वो अब कम हो जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। जनरली हम देखते हैं ग्राउंड में ज़्यादा होता है, एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन के केस में ग्राउंड स्टेट में कम होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी पॉपुलेशन इन्वर्जन के प्रोसेस को हम पंपिंग या एक्साइटेशन भी कहते हैं। इन लेज़र एक्शन की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि एक्सटर्नल एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड सो टू अचीव द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। बाहर से आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इन एटम्स पे, ताकि ये एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि बाहर से आपको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सके। इन 2 लेवल पंपिंग स्कीम, अब हम सबसे पहले 3 लेवल स्कीम को पढ़ने से पहले देखेंगे कि 2 लेवल स्कीम क्या थी और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हम 3 लेवल लेज़र को पे गए। इन 2 लेवल पंपिंग स्कीम इनफ पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव्ड। 2 लेवल स्कीम में हम ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वर्जन हमको नहीं मिल पा रहा था, देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एंड इसके लिए क्या था कि मेटास्टेबल स्टेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो 2 लेवल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं था। 2 लेवल सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट नहीं था, जो इम्पॉर्टेंट है। हम आगे चल के देखेंगे कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है। तो अभी अगर हम ये देखें कि 2 लेवल सिस्टम है, इसका एनर्जी हम E1 मान लें और ये E3 हम मान लेते हैं, तो एक्सटर्नल हमने क्या किया, h एनर्जी दिया, जिसकी वजह से ये जो एटम होगा इस एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है। मीन्स जो एटम एक्साइटेड स्टेट में आएगा वो इस एनर्जी लेवल में सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड ही रह पाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है एक्साइटेड स्टेट का। एटम्स रिमेन्स इन E3 फॉर 10⁻⁸ सेकेंड, वेयर E3 इज़ पॉपुलेटेड एंड डीपॉपुलेटेड साइमल्टेनियसली। इसका मीन्स है कि जैसे जैसे एनर्जी लेकर ग्राउंड स्टेट से एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड वहाँ रुक के जल्दी से वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। और इतना कम टाइम ड्यूरेशन की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम जाएंगे उसी तुरंत ही वो 10⁻⁸ सेकेंड बाद ही वो क्या करेंगे, जल्दी से नीचे आ जाएंगे। तो ये ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्साइटेशन भी हो रहा है
अपर लेवल पे भी जा रहा है और उसी के साथ डी एक्साइटेशन भी हो रहा है, लोअर स्टेट पे जा रहा है। तो हमको ऐसा कंडीशन ही नहीं मिल पाएगा कि जहाँ पे क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट में कम एटम रह जाएंगे और एक्साइटेड में ज़्यादा रह जाएंगे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे होना मतलब बहुत मुश्किल है इन टू लेवल सिस्टम। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव्ड इन टू लेवल सिस्टम। टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्साइटेड एटम मस्ट बी एट हायर एनर्जी स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन के केस में क्या होना चाहिए कि इस स्टेट पे, हायर स्टेट पे ज़्यादा टाइम के लिए अगर एटम रुक जाता है तो यहाँ से एक्साइटेड होता रहेगा और हमको एक टाइम मिलेगा जब इस लेवल पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इस लेवल से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो टू स्टेट में हमको नहीं देखने को मिलता है। टू लेवल लेज़र में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इन टू लेवल लेज़र सिस्टम, although atoms may be raised continuously to the excited state through pumping but do not stay over there for a longer time and undergo transition to the lower energy level via spontaneous emission। और जो यहाँ पे एटम्स हैं टू लेवल सिस्टम में, वो यहाँ से एनर्जी लेकर HNu लेकर एक्साइटेड स्टेट में तो जाते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन होकर वापस लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे जो होता है टू लेवल लेज़र सिस्टम में वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। जल्दी से वो क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, उनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं रिक्वायर होता नीचे आने के लिए। बट फॉर लेज़र, लेकिन लेज़र में क्या चाहिए, हमको स्टिमुलेटेड एमिशन का नीड होता है, विच इन टर्न रिक्वायर कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन होना ज़रूरी है। So to achieve population inversion, excited atoms are required to stay at the higher energy level for a longer time. So population inversion के लिए क्या होना चाहिए कि ज़्यादा देर के लिए एटम्स अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए। Atoms of certain element have such energy levels which have a longer lifetime of order 10⁻³ सेकेंड। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनका जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ सेकेंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल स्टेट, जिसे हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल है। तो हमने इसमें देखा कि टू लेवल में जो है वो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट की जब हम बात करते हैं, मेटास्टेबल स्टेट यहाँ पे जो टाइम होता है, जब हम मेटास्टेबल स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ टाइम ड्यूरेशन 10⁻³ सेकेंड होता है, जो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होता है, एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी टाइम ड्यूरेशन के 5 टाइम्स होता है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस मेटास्टेबल स्टेट में पॉसिबिलिटी हो जाती है पॉपुलेशन इन्वर्जन की, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा है, लॉन्गर लाइफ टाइम है इसका। नो मेटास्टेबल स्टेट, अगर कोई मेटास्टेबल स्टेट नहीं है तो वहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा, इसका मतलब है वहाँ कोई लेजिंग एक्शन भी नहीं होगा। स्टेप 1 अगर हम देखते हैं 3 लेवल लेज़र, अब हम यहाँ से समझेंगे। पंपिंग फ्रॉम E1 टू E3, E1 से E3 में क्या हो रहा है, पंपिंग। इसे हम पंपिंग कहते हैं जब एटम अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। बाय सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ से हमने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई किया, जो हमने HNu0 ले लिया। एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम E1 दैट इज़ ग्राउंड स्टेट टू E3 हायर लेवल। सो यहाँ से एनर्जी लेकर ये जो एटम है वो एनर्जी लेकर अपना लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। इन ऑप्टिकल पंपिंग लेज़र मीडियम इज़ इरेडिएटेड बाय रेडिएशंस ऑफ एनर्जी HNu0 इक्वल्स टू E3 - E1 यहाँ पे। और E3 जो है शॉर्ट लाइफ्ड, E3 शॉर्ट लाइफ्ड इसीलिए है क्योंकि इसका लाइफ टाइम ओनली 10⁻⁸ सेकेंड, यानी एटम सिर्फ इतने टाइम के लिए इस स्टेट में मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बात किया है कि जो यहाँ पे 3 लेवल सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितना है, HNu0। हमने HNu0 एनर्जी दिया है, तो ये HNu0 कितना एनर्जी होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए या इनसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो एटम ये गैप को कवर कर लेगा। इस एटम को यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए ये गैप को कवर करना ज़रूरी है। इतना एनर्जी उसके पास हो कि वो इस गैप को कवर करके उस इधर पहुँच जाए। तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होता है कि HNu0 का वैल्यू E3 - E1 के इक्वल हो।
नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। सेकेंड स्टेप होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने पंपिंग देखा है। पंपिंग से जो एटम है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे आ गया। सेकेंड पॉइंट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। एटम फ्रॉम E2 टू E3 लेवल बाय रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो जो एटम है हमारा वो इस E3 लेवल से E2 लेवल पे जा सकता है। एटम E3 लेवल से अब क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में एटम, तो वो अपना एनर्जी लूज़ करके 10⁻⁸ सेकेंड बाद इस E2 लेवल पे चला जाएगा। अगर हम एटम की बात करते हैं यहाँ पे तो गैस मतलब मीन्स हम गैस के लिए कह रहे हैं, और अगर हम यहाँ लैटिस की बात करते हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड। एटम स्टे इन E2 फॉर कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम। जो एटम है वो E2 स्टेट में ज़्यादा टाइम के लिए रह सकते हैं। थस क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम होता है E2 लेवल का वो 10⁻³ सेकेंड के लिए होता है। थस पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बिटवीन E1 एंड E2। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो हम E1 और E2 के बीच में अचीव कर सकते हैं। मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है E2 एनर्जी स्टेट और E1 एनर्जी स्टेट के बीच में हम यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन देख लेते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। E2 को क्या कहते हैं हम, मेटास्टेबल स्टेट। और पॉपुलेशन इन्वर्जन E2 और E1 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इसे एक बार देख लेते हैं, फिर आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। स्टिमुलेटेड एमिशन। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन फोटोन ऑफ एनर्जी E2 - E1 कैन बी एमिटेड। दिस फोटोन में कॉज स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम E2 टू E1। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, रूबी लेज़र में। मीन्स ये हमें देखने को मिलता है रूबी लेज़र में। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, नाउ आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, कि जो एटम है वो यहाँ से E1 से E3 में आ गया। E1 से E3 में वो एटम आया। अब यहाँ वो रखा 10⁻⁸ सेकेंड तक वो एटम इस स्टेट में रहे। उसके बाद क्या हुआ, वो एटम अपने लोअर एनर्जी स्टेट में है E2 में। तो यहाँ से रेगुलरली एनर्जी गेन करके एटम्स हाई एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे और वहाँ से वो E2 में आके इकट्ठा होने लगे। तो यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड है और यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड है। तो यहाँ से जो एटम आ रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो 10⁻³ सेकेंड्स तक यहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ जो ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो रेगुलरली E3 में जाते गए और E2 पे जाके इकट्ठा हो गए। तो एक टाइम हमें ऐसा मिलेगा कि E1 पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कम हो जाएंगे और E2 पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और इस E2 को हम कहेंगे मेटास्टेबल स्टेट क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन 10⁻³ सेकेंड है। और इसी के बीच में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें मिलेगा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन यानी कि हमें लेज़र लाइट यहाँ पे मिल जाएगी E2 और E1 के बीच में। एक बार हम फिर देखते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पे हमारे पास ये है, ये हमारे पास स्टेट E1 है। ये जो स्टेट है वो हम E3 कंसीडर कर लेते हैं और ये स्टेट हम कर लेते हैं E2 कंसीडर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास यहाँ पे कुल 1 2 3 4 6 एटम्स है। ओके, हमारे पास यहाँ पे 6 एटम्स है। अब क्या हुआ कि यहाँ से हमने एनर्जी दिया है h0। ये एनर्जी कितना होगा, ये h0 इतना होना चाहिए कि इस गैप को कवर कर ले। तो E3 - E1 के ये इक्वल होगा। यहाँ से ये एटम एनर्जी लेके अपना हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। अब ये एटम यहाँ पे नहीं है, अब ये एटम यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो यहाँ पे आ चुका है। ये एटम यहाँ पे अब प्रेजेंट नहीं होके यहाँ पे आ चुका है। ये यहाँ कितना रहेगा, 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा और यहाँ है 10⁻³ सेकेंड। ये 10⁻⁸ सेकेंड पे रहने के बाद इस E2 पे ये आ जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे हम एनर्जी देते रहेंगे वैसे वैसे ये क्या करेंगे, यहाँ पे आते जाएंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 एटम्स आकर रुक गए। जैसे ही 4 एटम्स 10⁻⁻8 सेकेंड पे आके रुक गए, ये पूरे 4 एटम्स आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। 1 2 ये 4 एटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 एटम्स 10⁻³ सेकेंड बाद इधर आएंगे नीचे की तरफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब जो है लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि E1 पे जो है हमें 2 एटम्स बचे हैं और जो E2 लेवल है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स बचे हैं। ये जो प्रोसेस होगा कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा।
स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी कि ये जो प्रोसेस होगा E3 और E1 के बीच में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। 10⁻⁸ सेकेंड बाद तुरंत वो E2 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 है और यहाँ पे कितना हो गया 4। दिस कंडीशन इज़ नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। और जहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा और ये E2 लेवल को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन है तो अब इन एटम्स को वापस से E1 एनर्जी स्टेट पे आने के लिए, ये जो हमारे पास एटम है E1 पे आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एटम 10⁻³ सेकेंड्स के बाद यहाँ पे E1 पे आएगा। तो जब पहला एटम E1 पे आएगा तो ये आएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन से। ये पहला एटम जो ग्राउंड स्टेट पे आएगा वो आएगा बाय द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, hν एनर्जी निकलेगा। अब ये जो अपना hν है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा E2 माइनस E1। इसकी वजह से होगा जो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो E2 माइनस E1 एनर्जी, इस एनर्जी गैप की वजह से होगा hν का वैल्यू। अब जो पहला एमिट हुआ वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से हुआ जिसने ये एनर्जी रिलीज़ किया। अब जो नेक्स्ट होगा, ये एनर्जी जो है, जो एनर्जी स्पॉन्टेनियस एमिशन ने रिलीज़ किए, दैट एनर्जी इज टारगेटेड टू द अदर एटम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन E2 स्टेट। जो E2 स्टेट पे दूसरे एटम प्रेजेंट है, ये एनर्जी उन पे जाके टारगेट करेगा, दैट इज़ hν। ये इस पे टारगेट कर गया। अब जो एमिशन होंगे इसके बाद, एक एमिशन के बाद जो नेक्स्ट एमिशंस होंगे वो होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। अब रेगुलर जो एमिशंस होते रहेंगे इसके बाद वो स्टिमुलेटेड एमिशन होंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगी, लेज़र लाइट। तो यहाँ से हमें लेज़र लाइट ऑब्टेन्ड हो जाएगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेज़र लाइट हमें ऑब्टेन्ड हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ देखते हैं तो हम कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन। और हम जो 3 लेवल लेज़र सिस्टम पढ़ रहे हैं उस लेज़र सिस्टम का पावर कितना है, कब तक वो वर्क कर सकता है, उसका पावर कितना है, ये निकालते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ N1 एटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। सो हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ 3 स्टेट्स थी, E1, E2 एंड E3। इस E1 पे जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स हम N1 ले लेते हैं, E3 पे N3 और E2 पे हम मान लेते हैं N2 है। सो जो N1 होंगे, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एट स्टेट E1 जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, N1 के प्रोपोर्शनल होगा। जितने एटम्स इस लेवल पे प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पंपिंग प्रोसेस हो रहा है, पंपिंग E1 पे हो रहा है पंपिंग, यहाँ से एनर्जी गेन करके ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब अगर ये इस स्टेट को छोड़ के हाई स्टेट पे जा रहे हैं तो ये रेट डिक्रीज़ हो रहा है ना। ये जो रेट है dN1/dt वो पंपिंग की वजह से रेगुलर डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, dN1/dt इज इक्वल्स टू -P, इट्स P शोज फॉर पंपिंग रेट, ओके, N1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Rate of change of population of N1 atom is dN1/dt pumping is equals to -P N1, equation number 1. P is the pumping rate and जो अदर है वो क्या है, dN2/dt pumping और dN3/dt pumping is equals to -dN1/dt pumping। तो ये देखना कैसे हो रहा है। अब यहाँ से एनर्जी लेकर E1 स्टेट से पंपिंग करके ये E3 स्टेट में गया। E3 स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे तो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे जो रेट है N3 की वो रेगुलरली इंक्रीज़ हुई जा रही है क्योंकि वो E1 से छोड़ के E3 पे आ रहा है। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे dN3/dt पंपिंग, यानी पंपिंग से जो है वो ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, प्लस साइन में है। अब ऐसे ही N2 भी क्या हो रहा है कि E3 से छोड़ के E2 पे जो पंपिंग हुए हैं एटम्स वो E2 पे आ रहे हैं और यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसीलिए dN2/dt पंपिंग, और ये किसके इक्वल होगा, -dN1/dt, क्योंकि सिर्फ E1 स्टेट है जहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है रेट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, PN1, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए -dN1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके PN1 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एटम्स इन लेवल 2 कैन डिके बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन और बाया कोलिजन। जो एटम्स हैं सेकेंड लेवल पे, ये हमारा सेकेंड लेवल है,
सेकेंड लेवल पे जितने भी एटम्स है वो क्या हो सकता है, वो डिके हो सकते हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टार्टिंग में जो होगा, स्टार्टिंग में जो E2 से E1 पे आएगा, जो मैंने यहाँ दिखाया था, पहला जो एटम होगा E2 से E1 पे आने वाला, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से आएगा। जो नेक्स्ट एटम होंगे वो किसकी वजह से आएंगे, ड्यू टू कोलिजन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो एनर्जी रिलीज होगा वो इन एटम्स पे जाके गिरेगा, और एटम पे अगर एनर्जी जाएगा तो एटम्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करने लगेंगे और आपस में क्या करने लगेंगे, कोलिजन करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, dN2/dt डिके। अब क्या हो रहा है, यहाँ से डिके हो रहा है, मीन्स जितना इसने गेन कर लिया वो कर लिया। अब यहाँ से भी तो वो E1 की तरफ आ रहे हैं, तो E1 पे आ रहे हैं जो एटम N2 से, उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस γ21। अब यह माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि वो नीचे आ रहे हैं, डिके हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो γ21 और N2, γ21 एंड N2, और γ21 को क्या बोलेंगे हम, डिके, रेट ऑफ डिके प्रोसेस फ्रॉम 2 to 1, डिके प्रोसेस फ्रॉम 2 to 1। और इस डिके प्रोसेस के टाइम पे क्या हो रहा है, जो E2 पे जो डिके हो रहा है वो E1 पे, तो इस डिके होने की वजह से E1 में तो गेन हो रहा है। ये यहाँ से एटम डिके होके नीचे अगर आ रहे हैं तो इस टाइम पे तो गेन हो रहा है E1 पे, तो इसीलिए हम लिखेंगे dN1/dt डिके इज इक्वल्स टू γ21 N2। टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1 and 2। सो हम टोटल रेट अगर देखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, dN1/dt इज इक्वल्स टू -PN1, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस अपन dN1/dt के लिए देख रहे हैं तो पहले तो डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू पंपिंग, फिर इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू डिके ऑफ N2, सो प्लस γ21 N2, प्लस यहाँ पे हम एक और टर्म यूज़ करेंगे सिग्मा फाई न्यू N2 माइनस N1। सिग्मा जो है स्टिमुलेटेड रेडिएशन है, यहाँ पे आने पे यहाँ पे एच न्यू जो है वो रेडिएशन भी तो एमिट हो रही है, तो इस एमिशन इसको हम क्या कहेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस हो रहा है E2 और E1 के बीच में, E2 और E1 के बीच में स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से हम यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहे हैं, सिग्मा फाई न्यू और N2 माइनस N1 दैट शोज द दिस। ये करने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन मीन्स प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे डाउन आने के लिए भी क्या होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, मीन्स N2 माइनस N1 होना चाहिए, जो इस डिके इस dN2/dt के बराबर हो। फाई न्यू शो कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं उन्हें। ऐसे ही हम dN2/dt के लिए भी लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि dN2/dt जो है वो PN1 है, तो यहाँ PN1 माइनस γ21 N2 और माइनस सिग्मा। अब ये माइनस हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये N2 पे क्या हो रहा है, N2 पे क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, N2 पे डिके हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ से डिक्रीज़ हो रहे हैं, N1 में इंक्रीज़ हो रहे हैं। दैट्स वाई वी यूज़ माइनस सिग्मा फाई न्यू N2 माइनस N1। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5 एट दिस। और यहाँ पे N12 माइनस N1 इसीलिए लिखा है क्योंकि जो एटम्स है वो यहाँ पे मतलब कम हो रहे हैं ना, लाइक यहाँ से एटम्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो बचे हुए एटम्स क्या होंगे, N2 माइनस N1, जो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन भी हमको इधर मिल रही है, उस रेडिएशन के लिए हमने यहाँ फाई न्यू लिखा है। सिंस हम जानते हैं d/dt यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ N1 प्लस N2 इज 0, यानी कि N1 प्लस N2 ये शोज़ द टोटल नंबर, जितने भी नंबर ऑफ अपन ने यहाँ पे एटम्स लिए हैं वो शो कर रहे हैं। लाइकवाइज जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 एटम्स लिए थे, तो ये पूरे प्रोसेस के टाइम पे सिर्फ 6 एटम्स ही हमको घूमते हुए दिख रहे हैं, मतलब एटम्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। जितना हमने टोटल एटम्स लिया था, जो हम टोटल एटम्स हम ले रहे थे, वही टोटल एटम्स क्या है यहाँ पे हर जगह हमको मिल रहे थे। एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स में कोई यहाँ चेंज नहीं हुआ है। सो dN1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 0, और N1 प्लस N2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएशन इनका 0 है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो N1 प्लस N2 विल बी कांस्टेंट, दैट इज NT। इन स्टेडी स्टेट में क्या होगा, N1 और N2 का वैल्यू कांस्टेंट होगा, दैट शोज N1 डॉट यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ N1 इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ N2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 0।
इन स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ n1 बार एंड n2 बार सेटिस्फाई इक्वेशन 4 और 5। तो हम स्टेडी स्टेट में क्या कंसीडर कर लेते हैं, n1 बार एंड n2 बार मान लेते हैं। तो ये जो होंगे इसको इक्वेशन नंबर 4 और 5 में हम सेटिस्फाई करा देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। dn1/dt 0 है, dn2/dt भी 0 है। अगर n1 और n2 कांस्टेंट है यानी दोनों का वैल्यू सेम है तो इनका माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो दिस वैल्यू इज़ 0 एंड दिस इज़ 0, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। फिर जो हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ से वो मिलेगी, यहाँ से मिलेगा 0 = माइनस Pn1 बार प्लस गामा 21 n2 बार। यहाँ से हम n2 बार निकाल सकते हैं Pn1 बार अपॉन गामा 21 एंड n1 बार प्लस n2 बार भी n टोटल के ही इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 9 से, इस 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, n2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो n1 बार प्लस Pn1 बार अपॉन गामा 21 = nt और यहाँ से हम n1 बार को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से n1 बार को कॉमन लेके हमें यहाँ n1 बार की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। फिर यहाँ पे हम इस n1 बार का वैल्यू पुट करके n2 बार भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्टेडी स्टेट थ्रेशोल्ड रीजन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारे पास स्टेट का, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव गेन चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास P है, मतलब ये जो हमारे पास P है पंपिंग रेट, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए गामा 21 के। मीन्स पंपिंग रेट ज़्यादा होनी चाहिए डिके रेट के लिए अगर हमें पॉजिटिव गेन चाहिए। तो यहाँ पे इसके अब अगर ये बड़ा होगा, मीन्स पंपिंग रेट अगर गामा 21 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू भी हमको क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर मिलेगा दैट शोज़ P मिनिमम वैल्यू कितना हो चाहिए, गामा 21 मीन्स हमको ये ग्रेटर चाहिए ना, P हमको पंपिंग रेट ग्रेटर चाहिए, मीन्स पंपिंग तो होनी चाहिए। तो मिनिमम पंपिंग कब मिल सकती है, जब P का वैल्यू हमें पास गामा 21 हो, उससे कम पे नहीं होगा। सो पंपिंग ऑफ एटम्स फ्रॉम लेवल 1 to 3 रिक्वायर द एनर्जी। सो 1 से 3 पे जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, इनका डिफरेंस E3 - E1 = hν3 1। अगर हम यहाँ देखते हैं पावर पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम यहाँ निकालते हैं, डिलीवर्ड टू एक्टिव एटम्स इन पंपिंग प्रोसेस इज, पावर अगर हम देखेंगे तो पावर अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम = hν3 1। ये पावर है और इसमें मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, पंपिंग रेट Pn1 बार। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिख लिया, क्योंकि ये 1 से 3 में जा रहे थे तो पंपिंग हो रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट में। सो Pn1 बार, सो P पावर पर यूनिट वॉल्यूम = यहाँ पे हम n1 बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। अब हमने बोला है कि P मिनिमम कब होगा, पंपिंग रेट मिनिमम होगी गामा 21 के, जब वो इक्वल हो जाएगी। सो हमें पावर पर यूनिट वॉल्यूम थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। थ्रेशोल्ड यानी कि मिनिमम हमको इतना रिक्वायरमेंट है ही पावर का। सो मिनिमम पावर कितना मिलेगा, hν3 1। यहाँ पे इसको गामा 21 प्लस गामा इंटू गामा 21 अपॉन गामा 21 प्लस गामा 21 एंड टोटल, इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें मिलेगा मिनिमम पावर पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 गामा 21 एंटी hν3 1। सो अभी हमने यहाँ पे 3 लेवल लेज़र पढ़ लिया और इसके बाद हम देखेंगे 4 लेवल लेज़र सिस्टम।